नमस्कार साथियों, भारत और पाकिस्तान युद्ध विराम होने के बाद में भारत के अंदर तुर्की का काफ़ी विरोध भी हो रहा है, जिसको लेकर भारत के अंदर काफ़ी विरोध हो रहा है। उसको लेकर आगे अपन बात करेंगे, क्योंकि भारत और पाकिस्तान का युद्ध विराम होने के बाद में तुर्की का भारत के अंदर क्यों विरोध किया जा रहा है, इसी को लेकर इसी वीडियो के अंदर अपन करेंगे आगे एक वीडियो का रिएक्ट, जिसमें आपको बता दें रवीश कुमार ऑफिशियल का एक वीडियो निकल कर आ रहा है, जिसका टाइटल है तुर्की का नई राष्ट्रपति एर्दोगान का भी हो विरोध, मीडिया विपक्ष सब कुचल दिया इसने। ये टाइटल है रवीश कुमार का और अभी निकल कर आ रहा है वीडियो। भारत के अंदर क्यों विरोध किया जा रहा है तुर्की का, इसी के अंदर अपन देखेंगे और इस वीडियो का अपन रिएक्ट करेंगे। उससे पहले आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और आप वीडियो पूरा देखो भाइयों, क्योंकि आप वीडियो जितना भी पूरा देखेंगे न तो भी हमें वीडियो बनाने और रिएक्ट करने में मज़ा भी आएगा। आप इसी वीडियो के अंदर रिएक्ट करेंगे और तुर्की को लेकर भारत में विरोध किस लिए किया जा रहा है और भारत पाकिस्तान का युद्ध विराम को लेकर की गई बातें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तुर्की को लेकर किस बातों को लेकर राष्ट्रपति एर्दोगान का भी वो विरोध और मीडिया विपक्ष सब कुचल दिया है इसने। इसी को लेकर आइए इस वीडियो का अपन रिएक्ट करते हैं, चले देखते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से तुर्की का विरोध हो रहा है, लेकिन यह विरोध बहुत सीमित और संकुचित लगता है। इस हद तक कि आप तुर्की घूमने ना जाएं, मत जाइए। तुर्की गए बिना कौन सा काम अकाज हो रहा है। लेकिन एक सवाल का जवाब दीजिए, जब तुर्की का विरोध कर ही रहे हैं तो वहां के राष्ट्रपति एर्दोगान का भी विरोध क्यों नहीं कर रहे, जिन्होंने अपने देश में मीडिया से लेकर विपक्ष को, असंतोष के हर स्वर को कुचल दिया है। हम इस सवाल को लेकर इस वीडियो में बात करने वाले हैं। लोकतंत्र सड़क पर एक कार की तरह है, आप इसे तब तक चलाते हैं जब तक आप अपनी मंजिल पर पहुंच नहीं जाते और फिर आप उतर जाते हैं। लोकतंत्र को कार की तरह इस्तेमाल करने वाले और मंजिल पर पहुंचकर लोकतंत्र की कार को कुचल देने वाले तुर्की के राष्ट्रपति रेजब तैयब एर्दोगान का हम इस बहस में नहीं पड़ना चाहते कि तुर्की का विरोध सही है या नहीं। हम बस इस बहस में एर्दोगान ने जो किया है उसे जोड़ देना चाहते हैं और फिर देखना चाहते हैं कि तुर्की का विरोध करने वाले एर्दोगान की करतूतों का विरोध कर पाते हैं या नहीं। इसलिए हम एर्दोगान के बारे में बात कर रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि एर्दोगान को देखते हुए केवल एर्दोगान को ही देखें। जिस तरह से दुनिया के कई देशों में लोकतंत्र को रौंद दिया गया, हो सकता है कि आप दर्शक एर्दोगान में दूसरे नेताओं का चेहरा देखने लग जाएं, लेकिन आप केवल एर्दोगान में एर्दोगान को ही देखें। तुर्की की राजनीति में केवल एक ही चेहरा दिखाई देता है। बस स्टेशन हो या पेट्रोल पंप, दिखेगा तो केवल एर्दोगान का चेहरा। तुर्की में पार्टी का पोस्टर हो या सरकार का पोस्टर, एक ही चेहरा दिखता है, एर्दोगान एर्दोगान। तुर्की का विरोध करने के लिए हमें उस देश और उस देश के राष्ट्रपति के बारे में समझ विकसित करनी चाहिए। 2023 जनवरी में तुर्की के उच्च न्यायालय ने देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी की फंडिंग को निलंबित कर दिया, उसके खाते फ्रीज कर दिए। एचडीपी यानी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी वहां की संसद में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी। 6 महीने बाद आम चुनाव होने वाले थे 2023 में और विपक्षी दल का बैंक खाता बंद कर दिया गया। आरोप लगा दिया गया कि विरोधी दल का संबंध हथियारबंद विद्रोह करने वाली कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी से है, जिसे एर्दोगान आतंकवादियों की पार्टी मानते हैं। चुनाव से 3 महीने पहले कोर्ट ने अपना फैसला पलट दिया और विपक्षी दल के अकाउंट से पाबंदी हटा दी गई। 2024 में भारत के लोकसभा चुनाव से मात्र 2 महीने पहले इनकम टैक्स के नोटिस पर 6 साल पुराने एक मामले के चलते कांग्रेस पार्टी के खाते फ्रीज कर दिए गए। कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल गांधी ने कहा, हमारी पूरी वित्तीय पहचान खत्म कर दी गई है, हम कोई कैंपेन नहीं कर सकते, विज्ञापन नहीं कर सकते, अपने प्रत्याशियों की मदद नहीं कर सकते, हमारे नेता ट्रेन की टिकट तक नहीं खरीद सकते। राहुल ने यह भी कहा कि यह क्रिमिनल काम है, भारत में अब कोई लोकतंत्र नहीं बचा है।
एक महीने पहले कांग्रेस पार्टी के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। आप सोचिए, आप किसी परिवार के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी व्यक्ति के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी बिजनेस के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी भी संस्था के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, होता क्या है? एकदम खत्म हो जाता है। अगर आपने किसी परिवार का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया, भूखे मर जाते हैं। वो कांग्रेस पार्टी के साथ किया जा रहा है। एक महीने पहले यह हुआ और किसी संस्था ने, हिंदुस्तान की संस्था ने, किसी कोर्ट ने, किसी इलेक्शन कमीशन ने चूं तक नहीं कहा। सब ड्रामा देख रहे हैं। 20% हिंदुस्तान के लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं। हम 20% लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं और आज हम रेलवे टिकट नहीं खरीद सकते। आज हम अपने नेता को एक शहर से दूसरे शहर नहीं भेज सकते। हम एडवर्टाइजमेंट नहीं लगा सकते। और क्यों? 14 लाख रुपए 7 साल पहले 14 लाख रुपए का इशू है और 200 करोड़ रुपए का फाइन, और सारे के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए। जब इनकम टैक्स, ये दिखाना मुझे जरा, सॉरी क्या 200 करोड़, जब इनकम टैक्स, साफ इनकम टैक्स की जो एक्ट है साफ कहता है कि ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए का फाइन लगेगा। तो यह है हिंदुस्तान का लोकतंत्र। यह क्रिमिनल एक्शन है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ और हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ, और यह क्रिमिनल एक्शन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। और यह कहना कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, झूठ है। यहां कोई डेमोक्रेसी नहीं है। बिगेस्ट ऑपोजिशन पार्टी का आपने बैंक अकाउंट बंद कर दिया और एक महीने कोई कुछ नहीं बोल रहा है। तुर्की में विपक्ष को कैसे कुचला गया, इस बात को लेकर भी तुर्की का विरोध आप सभी को करना चाहिए। वहां की अदालत काफी मजबूत मानी जाती थी, लेकिन 2020 में हाया सोफिया म्यूजियम को फिर से मस्जिद घोषित कर दिया गया। इसके लिए हाईकोर्ट के जिस जज ने फैसला दिया, उसी जज को प्रमोट कर सुप्रीम कोर्ट लाया गया और वहां भी उसी जज ने हाया सोफिया म्यूजियम को फिर से मस्जिद बनाने के हाईकोर्ट के फैसले पर मुहर लगा दी। 1453 से लेकर 1934 तक हाया सोफिया एक मस्जिद रही, जबकि 537 ईस्वी में इसकी स्थापना सांता सोफिया चर्च के रूप में की गई थी। 1934 में केमाल अतातुर्क ने इसे म्यूजियम बना दिया, जिसे 2020 में एर्दोआन की सरकार के समय वापस मस्जिद में बदल दिया गया। वैसे हमने चेतावनी दी है कि आप एर्दोआन में किसी को ना देखें, दिखाई दे झट से आंखें बंद कर लें। एर्दोआन को अकेले समझना बहुत जरूरी है, और यह भी कि आतंकवाद का समर्थन करने वाले देश पाकिस्तान को अगर घेरना है, उसके साथ खड़े देशों में लोकतंत्र की क्या हालत है उसे भी उठाना चाहिए। बड़े स्तर पर घेरिए। जहां लोकतंत्र नहीं है वहां तानाशाही है, और तानाशाही भी एक तरह का आतंकवाद है। अगर भारत का गोदी मीडिया तुर्की के विरोध को लेकर गंभीर है, तो उसे पाकिस्तान की तरह तुर्की को भी दुनिया के मंच पर एक्सपोज करना चाहिए कि इसके राष्ट्रपति एर्दोआन ने लोकतंत्र को किस तरह से कुचल दिया है। सवाल है कि क्या लोकतंत्र के कुचलने के नाम पर एर्दोआन को इंटरनेशनल लेवल पर उजागर करने की नैतिक शक्ति गोदी मीडिया के पास है? अगर है तो तुरंत काम करना चाहिए। यह तस्वीर 23 अप्रैल 2025 की है। पहलगाम हमले के अगले दिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन की मुलाकात होती है। शहबाज शरीफ अंकारा के राष्ट्रपति भवन में ही ठहराए गए थे। तुर्की और पाकिस्तान के बीच इस दौरान कई मुद्दों पर करार हुआ। जिस दिन हमला हुआ उसी दिन शहबाज शरीफ ने प्रेस वार्ता में कहा, कश्मीर के मुद्दे पर तुर्की के समर्थन के लिए वे शुक्रिया अदा करते हैं। खबर यह भी है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ फिर से तुर्की, ईरान और अजरबैजान का दौरा करने वाले हैं। पाकिस्तान की जिस तरह से मदद की है, उसे लेकर तुर्की को पर्यटन के अलावा बड़े सवालों से घेरना चाहिए। राष्ट्रपति एर्दोआन के दौर में कितने ही पत्रकारों को जेल भेजा गया। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकारों के अवैध हिरासत के खिलाफ एक आदेश दिया। तब एर्दोगन ने साफ साफ कह दिया, मैं ना तो आदेश का पालन करता हूं ना सम्मान करता हूं। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में आखिर भारत, तुर्की, चीन और पाकिस्तान नीचे ही क्यों नजर आते हैं? प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 151वें नंबर पर है
और तुर्की उससे भी नीचे 159 नंबर पर। तुर्की से ठीक एक अंक ऊपर 158 नंबर पर पाकिस्तान है। चीन कहीं ज्यादा नीचे 178 नंबर पर है। इन सब बातों का भी विरोध करना चाहिए। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की वेबसाइट से यह आंकड़ा हमने लिया है। उसी वेबसाइट पर सर्च करने पर सामने आया कि 2003 से लेकर अब तक, यानी एर्दोआन के कार्यकाल के दौरान 156 पत्रकारों को जेल में डाला गया है या नजरबंद किया गया है। क्या गोदी मीडिया इस बात का विरोध करेगा और दर्शकों को बताएगा कि एर्दोआन ने तुर्की में किस तरह से पत्रकारों पर जुल्म किया है, मीडिया को नष्ट कर दिया है? आपको जानना चाहिए कैसे एर्दोआन ने मीडिया पर कंट्रोल किया और मीडिया ने कंट्रोल के कारण सबसे पहले विपक्ष को गायब कर दिया। ऐसा कहीं और भी हुआ है, लेकिन आप नजर एर्दोआन पर रखिए। विपक्ष को दिखाना तुर्की का मीडिया बंद कर देता है। नतीजा यह निकला कि आज तुर्की में मीडिया बचा है न विपक्ष। तुर्की में विपक्षी नेताओं से लेकर उन सभी अफसरों के फोन रिकॉर्ड किए जाने लगे जिन जिन पर शक था कि वे एर्दोआन का विरोध कर रहे हैं या कभी कर सकते हैं। 2011 के बाद से तुर्की के चुनाव में मीडिया पर नियंत्रण बढ़ाया जाने लगा। विपक्षी प्रत्याशियों को टारगेट किया गया। एर्दोआन के दबाव में मीडिया के पन्ने और स्क्रीन से विपक्षी दलों को गायब कर दिया गया। तुर्की के जानकार प्रोफेसर नेकाती पोलाट ने अपनी किताब रिजीम चेंज इन कंटेम्प्रेरी तुर्की में लिखा है, सरकारी मीडिया संस्थान तुर्की रेडियो और टीवी कॉरपोरेशन ने AKP और एर्दोगान के लिए 30-29 घंटे आवंटित किए, जबकि किसी विपक्षी दल जैसे कि CHP के लिए सिर्फ 5 घंटे दिए गए। एक दल को मात्र 18 मिनट की कवरेज मिली। 18 मिनट एक राजनीतिक दल को, सोचिए। इस किताब में यह भी बताया गया है कि हाल के वर्षों में तुर्की में किसी बड़ी न्यूज घटना की कवरेज को रोक दिया जाता है और ऐसे चैनलों को बंद कर दिया जाता है जो सरकार की आलोचना करते हैं। किस नाम पर? कानून व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर इन चैनलों को ब्लैकआउट कर दिया जाता है। भारत के गोदी मीडिया में चुनावों के समय विपक्ष को कितना और कैसा कवरेज मिलता है, इसका अंदाजा आपको होगा। हमने अपने YouTube चैनल रवीश कुमार ऑफिशियल पर इसके बारे में कई बार जानकारी दी है। लगभग विपक्ष को गायब कर दिया जाता है। अगर आप तुर्की में मीडिया का हाल देखेंगे तो भयावह तस्वीर दिखेगी और गोदी मीडिया की याद आपको आ सकती है। जो नेता लोकतंत्र को कुचल रहा हो, उसे बस सत्ता की मंजिल पर पहुंचने वाली कार समझता हो, उस नेता का विरोध भारत में तार्किक और नैतिक आधार पर होना चाहिए। क्या कभी भारत में तुर्की में तानाशाही को लेकर चर्चा हुई और उसका विरोध किया गया? प्रधानमंत्री मोदी और एर्दोआन के बीच कई बार मुलाकातें हो चुकी हैं। इन तस्वीरों को साझा करते हुए कांग्रेस पूछ रही है कि कश्मीर पर तुर्की का स्टैंड तो पुराना रहा है, इसके बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एर्दोआन से मिलते रहे हैं। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन से प्रधानमंत्री मोदी कई बार मिले, उसमें समस्या नहीं, लेकिन उनसे पूछा जाना चाहिए कि क्या उन्होंने तुर्की में लोकतंत्र की हत्या को लेकर, मीडिया ब्लैकआउट्स को लेकर, विपक्ष की हत्या को लेकर कभी सवाल उठाया है? क्या अब विरोध करेंगे कि ऐसे तानाशाही प्रवृत्ति के नेताओं से केवल लोकतंत्र ही नहीं, धरती को भी खतरा है? कांग्रेस को यह सवाल प्रधानमंत्री मोदी से पूछना चाहिए और गोदी मीडिया को भी यह सवाल उनसे पूछना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। जाहिर है वो दुनिया के सामने भारत के लोकतंत्र को ब्रांड एम्बेसडर की तरह रखना चाहते होंगे। तब फिर उनसे पूछा जाना चाहिए कि इस नाते आप दुनिया में जहां भी लोकतंत्र कुचला जाता है उसका विरोध क्यों नहीं करते हैं? कि आप तुर्की में जिस तरह से विपक्ष को कुचला गया, मीडिया को नष्ट किया गया, उसका विरोध करने की नैतिक शक्ति रखते हैं और पहले क्यों नहीं किया? तुर्की ने हमेशा से कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान की बात की। संयुक्त राष्ट्र से लेकर पाकिस्तान की संसद में जाकर तुर्की के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने कश्मीर का मसला उठाया है। 2020 में पाकिस्तान की संसद में एर्दोआन ने 370 हटाए जाने की निंदा की थी और कहा कि यह मुद्दा पाकिस्तान के लिए जितना जरूरी है उतना ही तुर्की के लिए है। भारत ने हर बार तुर्की की निंदा की है और इस बार भी ठीक से निंदा की है। Has the Indian government been in touch with the Turkish government to on their support to Pakistan
during the recent conflict? On the question of Turkey, well, we expect Turkey to strongly urge Pakistan to end its support to cross-border terrorism and take credible and verifiable action against the terror ecosystem that it has harbored for decades now. And relations, as you know, are built on the basis of sensitivities to each other's concerns. भारत के विदेश मंत्रालय ने तुर्की को लेकर पहली बार इस तरह का बयान नहीं दिया है। हर बार इसी तरह का बयान आता है और तुर्की उसे नजरअंदाज कर देता है। तुर्की ने कभी आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान की निंदा नहीं की है। आप इसका पुराना बयान तो देखिए, मारे गए लोगों के प्रति हमदर्दी दिखाता है, बातचीत की बात करता है, लेकिन आतंकवाद की निंदा नहीं करता। पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थन कर रहा है, इसका जिक्र तक नहीं करता। कश्मीर पर तुर्की का पोजीशन बहुत पुराना है, बार बार इसके नेता ये लाइन दोहराते हैं और इस तरह का खंडन होता रहता है। 16 सितंबर 2022 को उज्बेकिस्तान में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO शिखर सम्मेलन के हाशिए पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति एर्दोआन के बीच एक बैठक हुई। तब भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों नेताओं ने भारत तुर्की संबंधों की समीक्षा की और आर्थिक संबंधों के अलावा द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने की संभावना पर बात की। लेकिन इसके ठीक 4 दिनों के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा में एर्दोआन कश्मीर का जिक्र कर देते हैं। जवाब में भारत के विदेश मंत्रालय ने फिर से वही बात दोहराई, कश्मीर के मसले को भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते के अनुसार द्विपक्षीय रूप से ही हल किया जाएगा। हमने हमेशा माना है कश्मीर का मसला भारत और तुर्की के बीच अविश्वास का कांटा रहा है, आज से नहीं दशकों से। लेकिन इसके बाद भी तुर्की और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार बढ़ा, खासकर मोदी सरकार के दौर में। 2014 में दोनों देशों के बीच $7.5 अरब का व्यापार था। 2022-23 में यह बढ़कर $9.5 अरब से भी ज्यादा का हुआ, मगर बाद के वर्षों में कुछ कमी भी आई। पहलगाम हमले के बाद जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तब यह बात सामने आई कि तुर्की ने पाकिस्तान को भर भर के ड्रोन दिया है। इस कारण तुर्की के प्रति भारत में नाराजगी फैल गई। सवाल तो यह भी है कि चीन और तुर्की दोनों ने पाकिस्तान की मदद की, लेकिन चीन का इस बार वैसा विरोध नहीं हो रहा। वजह साफ है, लेकिन हमारा फोकस केवल तुर्की पर है कि क्या हम तुर्की का विरोध बड़े स्तर पर कर रहे हैं। जब तुर्की का विरोध कर ही रहे हैं, तो पाकिस्तान परस्त नीति के समर्थक राष्ट्रपति एर्दोआन का विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं। एर्दोआन का उदय भी उसी 2002 साल में होता है जब उनकी पार्टी सत्ता में आई और जब 2003 में वे तुर्की के प्रधानमंत्री बने। भारत की राजनीति में भी 2002 का साल कितना महत्वपूर्ण है आपको बताने की जरूरत नहीं। सत्ता में आने के 10 साल तक एर्दोआन यूरोप से लेकर अमेरिका तक का विश्वास जीतने के लिए लोकतंत्र की बातें करते रहे, मानवाधिकार को लेकर कानून पास किया, यूरोप को आकर्षित करने के लिए मृत्यु दंड को ही खत्म कर दिया। इसका मकसद था कि किसी तरह नेटो का सदस्य तुर्की अब यूरोपियन यूनियन का भी सदस्य बन जाए, पहला मुस्लिम देश बन जाए। 2014 में एर्दोआन राष्ट्रपति का चुनाव जीतते हैं। इस जीत के बाद वो लोकतंत्र का रास्ता छोड़ देते हैं। यहां से वे अपनी कार बदल लेते हैं, लोकतंत्र के मॉडल वाली कार को गड्ढे में फेंककर तानाशाही के मॉडल वाली कार में बैठ जाते हैं। जुलाई 2016 में तुर्की में तख्ता पलट की नाकाम कोशिश होती है। इसके पीछे कौन था, इसे लेकर भी विवाद है। एक राय यह भी है कि एर्दोआन ने ही कराया होगा, क्योंकि इसके बहाने एर्दोआन विपक्ष पर टूट पड़ते हैं। हजारों लोग तुर्की में जेलों में ठूंस दिए गए, नौकरियों से निकाल दिए गए। इनमें प्रोफेसर, वाइस चांसलर, डीन, सेना के अधिकारी, नौकरशाह के लोग और तमाम तरह के लोग शामिल थे। इसी के बाद एर्दोआन तय करते हैं कि अब वे अपना पावर किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। तुर्की की लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रधानमंत्री के साथ साथ संसद और राष्ट्रपति और कोर्ट का भी बड़ा रोल है। एर्दोआन ने प्रधानमंत्री के पद और उसकी संस्था को समाप्त कर दिया। 2017 में जनमत संग्रह कराया और राष्ट्रपति बन गए। 2017 के जनमत संग्रह के समय एर्दोआन के पक्ष में 51% वोट ही मिले। यह सवाल उठा कि सारी जनता इनके साथ नहीं है। एर्दोआन ने भी कह दिया हमें वोट 1% ज्यादा मिले या 5%,
बहुमत तो बहुमत होता है, लेकिन उन्हें यह बात समझ में आ गई कि जनता का 100% समर्थन उनके पास नहीं है। अब भी 49% जनता उनके विरोध में है। इसके बाद एर्दोआन विपक्ष और असंतोष की हर आवाज पर हमला बोलते हैं। 2028 तक राष्ट्रपति रहेंगे। चर्चा है कि वे चौथी बार राष्ट्रपति बनने के लिए संविधान भी बदल सकते हैं। 3 बार से ज्यादा वे राष्ट्रपति के पद पर नहीं रह सकते। यदि आप सरकार के साथ नहीं हैं, तो आप अपराधियों के साथ हैं और इसलिए राष्ट्र विरोधी हैं। इस लाइन के साथ आपको किसकी याद आती है, कहां की याद आती है? इसीलिए कहा कि एर्दोआन में केवल एर्दोआन को देखिए, कोई और दिखाई दे तब भी मत देखिए, केवल एर्दोआन को ही देखना है। यह भी एर्दोआन का ही बयान है कि हथियार या बम रखने वाले आतंकवादी और कलम या उपाधि का उपयोग करने वाले या आतंकवादियों को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए आदेश देने वालों में कोई अंतर नहीं। बताइए, यह आदमी आतंकवादी और कलम से लिखने वाले पत्रकार, साहित्यकार, जजों में फर्क नहीं करता। इसलिए हमारा कहना है कि समस्या तुर्की नहीं, उसके राष्ट्रपति हैं। कलम से लिखने को भी आतंकवाद मानते हैं। कितने लोगों को इन्होंने जेल में डाला होगा, हिसाब नहीं। सवाल करने वालों को देशद्रोह भारत में भी कहा जाता है, लेकिन हमारा फोकस इस वक्त तुर्की पर है। यह पता करना चाहिए कि इस तरह के बयान तुर्की से आयात किए गए हैं या भारत से तुर्की को निर्यात किए गए हैं। एर्दोआन ने केवल विरोधी दलों को नहीं कुचला, बल्कि अपने सहयोगी दलों को भी खोज खोज कर बर्बाद कर दिया। जिन लोगों ने शुरुआती दौर में उन्हें सत्ता में पहुंचाने की मदद की या जिनकी वजह से, जिनके कंधे पर सवार होकर सत्ता में आए, एर्दोआन ने उन्हें भी जेल में डाल दिया। कहीं भी दिख जाएगा कि यह आदमी विरोध कर सकता है या चुनौती बन सकता है, तो उस आदमी को एर्दोआन कुचल देते हैं। इस्तांबुल के मेयर का चुनाव तुर्की में काफी दिलचस्पी के साथ देखा जाता है। माना जाता है कि जो इस चुनाव में जीतता है वो आगे चलकर देश का चुनाव भी जीत जाता है। खुद एर्दोआन 1990 के दशक में इस्तांबुल के मेयर रह चुके हैं। उन्होंने एक बार कहा था कि जो इस्तांबुल हारता है वो देश हारता है। इसलिए 2019 में जब इस्तांबुल के चुनाव में एर्दोआन की पार्टी कुछ अंकों से विपक्षी पार्टी के नेता एकरम इमामोली से हारने लगी, तो उनकी पार्टी ने चुनाव को चुनौती दी। इसके बाद दोबारा मतदान हुआ और विपक्ष के नेता और एर्दोआन के लिए चुनौती के रूप में देखे जाने वाले एकरम इमामोलू फिर से जीत गए। उनकी जीत ने इस्तांबुल में 25 साल से चले आ रहे एर्दोआन की पार्टी के शासन को खत्म कर दिया। 2024 में एक बार फिर से जीत गए, मगर इसी साल मार्च में उन्हें भ्रष्टाचार और आतंकियों के साथ मिले होने के आरोप में जेल में डाल दिया गया। जवाब में इस्तांबुल में भयंकर प्रदर्शन भी हुए। 2013 से इस्तांबुल के तकसीम चौक पर प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगा है, मगर हजारों लोग सड़कों पर निकल आए। एकरम इमामोलू की पार्टी सीएचपी ने रैलियां करनी शुरू कर दी, जिसमें हजारों लोगों ने भाग लिया। 50,000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। 1400 से भी ज्यादा लोग जेल में डाल दिए गए। इनमें पत्रकार, छात्र, विपक्षी नेता, आम लोग भी शामिल थे। एर्दोआन को आपको समझना ही पड़ेगा। इस नेता ने दुनिया के अलग अलग देशों से खूब संपर्क साधा, बेतहाशा यात्राएं की, खूब सारे फोटो खिंचवाए, लेकिन रिजल्ट कुछ निकला नहीं। कभी यूरोप को साधने निकले तो यूरोप के देश ही समझ गए। इसराइल से नजदीकी बढ़ाई तो अब इसराइल तुर्की का दुश्मन हो गया है। अरब स्प्रिंग के बाद 10 साल तक अरब देशों के बीच सक्रिय हो गए। वहां नेतृत्व करने की कोशिश की, झांसा दिया कि लोकतंत्र और इस्लामिक राज्य दोनों एक साथ बन सकते हैं और इसका मॉडल तुर्की है। लेकिन अरब के देश एर्दोआन का खेल समझ गए हैं, तो उसके बाद गैर अरब मुल्कों का नेता बनने निकले। इसी में पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया और ईरान को शामिल किया। गैर अरब मुल्कों का नेता बनने के चक्कर में कहने लगे कि 100 साल से इस्लामिक जगत का नेतृत्व अरब देशों के हाथ में रहा, लेकिन अरब देशों को कोई फायदा नहीं हुआ। 2019 का एक किस्सा है। इस्लामिक देशों के शिखर सम्मेलन में फैसला होना था कि जो अब मुद्दा आएगा उसमें गैर अरब देश की बात प्रमुख रूप से सुनी जाएगी। लेकिन माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि सऊदी अरब के दबाव में पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान नहीं गए, कुआलालंपुर गए ही नहीं। कहा जाता है कि एर्दोआन की नज़र पाकिस्तान पर इसलिए भी है कि उससे परमाणु क्षमता मिलने की उम्मीद हो सकती है।
यह उनकी महत्वाकांक्षी योजनाओं का हिस्सा हो सकता है। कभी अतीत, कभी वर्तमान, कभी भविष्य, कभी सेकुलर, कभी इस्लामिक राज्य, समय समय पर एर्दोआन ने अपनी राजनीति को अलग अलग टेम्पलेट दिए और लोगों को कंफ्यूज रखा। विपक्षी दल रिपब्लिकन को हर बात के लिए जिम्मेदार बताया, कहा रिपब्लिकन की उदारवादी सेकुलर नीति ने लोगों के अधिकार कम कर दिए, उनकी धार्मिकता को नुकसान पहुंचाया, लोग इस्लामिक रीति रिवाज का पालन नहीं कर रहे थे। तुर्की की सांस्कृतिक विरासत को रिपब्लिकन ने छोड़ दिया। एर्दोआन ने इतिहास का बेतहाशा इस्तेमाल किया, कभी इतिहास के टॉपिक में देश को उलझाए रखा तो कभी भविष्य के सपने दिखाकर ठगते रहे। एर्दोआन ने भी कुलीन तंत्र को खूब धिक्कारा, खुद को एंटी एलिट नेता कहा। दुनिया देख रही थी कि एर्दोआन क्या कर रहे हैं, लेकिन सबने आंखें मूंद ली। हर देश को अपने यहां लोकतंत्र खत्म करने का थोड़ा थोड़ा बहाना चाहिए। जब लोकतंत्र ही नहीं है तो आप सवाल किससे कर रहे हैं कि तुर्की ने क्या किया और पाकिस्तान का साथ क्यों दिया? इन सवालों से वहां की जनता पर दबाव बनता कि आतंकवाद का समर्थन करने वाले देश का आप साथ कैसे दे सकते हैं, लेकिन जनता की भूमिका वहां कमजोर की जा चुकी है। जो भी फैसला होता है वो एर्दोआन की मर्जी के अनुसार होता है। जिस समय भारत तुर्की को लेकर सवाल उठा रहा था, पहलगाम हमले के तुरंत बाद इस्तांबुल में 2 बड़ी घटनाएं हो रही थीं और दुनिया की उस पर नजर थी। उम्मीद की जा रही थी कि जेलेंस्की और पुतिन की मुलाकात होने वाली है। अगर पुतिन आ गए तो ट्रंप भी पहुंच सकते हैं। पहलगाम आतंकी हमले के ठीक पहले एंटोलिया डिप्लोमेटिक फोरम की बैठक चल रही थी, जिसमें 140 देशों से लोग आए। यह बताता है कि तमाम संदेहों के बावजूद तुर्की की स्थिति दुनिया के बीच क्या है, उसका महत्व क्या है। फिर भी सब उसके साथ नजर आते हैं, मगर सब शक भी करते हैं। अब आते हैं उन घटनाओं पर जो भारत में हो रही हैं। भारत में तुर्की का विरोध हो रहा है। वहां जाने वाले लोगों से कहा जा रहा है अपनी यात्रा का प्लान कैंसिल कर दीजिए, लेकिन उन्हें यह भी बताया जाना चाहिए कि आप केवल तुर्की का इसी आधार पर विरोध ना करें। तुर्की ने जिस तरह से विपक्ष को खत्म किया है, मीडिया को खत्म किया है, संविधान को बदला है, लोकतंत्र को कुचलकर सारी शक्ति एर्दोआन ने अपने पास ले ली है, इन सब बातों का भी विरोध करें। मुझे पूरा यकीन है कि आपके इस विरोध से तुर्की की हालत थोड़ी तो खराब हो जाएगी। हमारा एक सवाल है, जब विरोध शुरू हुआ तो भारत की कई यूनिवर्सिटी ने तुर्की की यूनिवर्सिटी से अपने करार खत्म कर दिए, लेकिन क्या आपको बताया गया कि एर्दोआन ने जुलाई 2016 के तख्ता पलट के नाम पर जिस तरह से यूनिवर्सिटी बंद की, उसके प्रोफेसर, डीन, वाइस चांसलर को निकाला, जेल में डाला, उस देश की यूनिवर्सिटी से भारत की यूनिवर्सिटी का करार कैसे हो गया? इस सवाल पर भी सोचा जाना चाहिए। क्या भारत जैसे लोकतांत्रिक देश की यूनिवर्सिटी को एक तानाशाही देश की यूनिवर्सिटी से करार करना चाहिए था? एर्दोआन की राजनीति अतीत के गौरव की स्थापना की राजनीति है, खूब भावुकता पैदा करते हैं। इस समय दुनिया में कई नेता हैं जो अपना सारा का सारा भाषण अतीत के गौरव की स्थापना के नाम पर खत्म कर देते हैं। मूर्ख जनता ताली बजाती रह जाती है, उसकी रगों में गौरव दौड़ने लग जाता है, गौरव का पता भी नहीं चलता। ये लोग किस्सा कहानी सुना सुना कर 20-20 साल से राज कर रहे हैं। आज तक दुनिया में कहीं भी अतीत के गौरव की वापसी नहीं हुई। गौरव जो गया आया ही नहीं। जिस भी नेता ने अतीत के गौरव की बात की, उस नेता ने अपने देश का वर्तमान मिट्टी में मिला दिया और भविष्य को अंधकार में धकेल दिया। उम्मीद है आप इस वीडियो को देखने के बाद तुर्की का तर्कसंगत और व्यापक विरोध करेंगे। पर्यटन स्थल को लेकर क्या झगड़ा हो सकता है? प्रकृति की देन है, इतिहास की यादें हैं, वह तो एक जमीन का टुकड़ा है। उस जमीन पर शासन करने वाले नेताओं की राजनीति से भिड़ना चाहिए, एर्दोआन से सवाल करना चाहिए।